नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक। और चलिए अब नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नजमा केंद्रीय कैबिनेट में 75 साल पार कर चुकी हैं। वहीं उनके सहयोगी मुख्तार अब्बास नकवी को प्रमोशन मिला और उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। वहीं राजस्व मंत्री बनाए गए कर्नाटक से सांसद GM सिद्धवेशपुरा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय भवन से मिली जानकारी में इसकी पुष्टि की गई। आपको बता दें कि नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट फेरबदल के दिन विदेश में होने की वजह से इस्तीफा नहीं दे पाई थी। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जहां एक तरफ पुलिस और सेना राज्य में फैली हिंसा को रोकने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस और सेना के हथियार लूट रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक विद्रोही ने जम्मू कश्मीर पुलिस की 70 हथियार लूट लिए थे। आपको बता दें कि देर शाम करलपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक हमलावरों का मकसद हथियार चुराना था। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश प्रदर्शनकारी हथियार लूटकर उसे स्थानीय आतंकियों तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को उपाध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को महासचिव बनाया गया। वहीं शामली से पार्टी के विवादित नेता सुरेश राणा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी में 15 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहायक कोषाध्यक्ष साथ ही 15 सचिव शामिल हैं। और जाकिर नाइक के NGO की विदेशी फंडिंग के मामले में कई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि अधिकांश राशि ब्रिटेन, सऊदी अरब और कुछ पश्चिम एशियाई देशों से आई है और NGO को 2012 से पहले 5 साल की अवधि में कथित तौर पर करीब 15 करोड़ रुपए मिले थे। आपको बता दें कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा धनराशि को राजनीतिक गतिविधियों और लोगों को कट्टरपंथी विचारों के लिए प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोपों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच जारी है। और वहीं कुछ मुस्लिम विद्वानों और धार्मिक विद्वानों ने सरकार से कहा है कि वे नाइक के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में सावधानी बरते। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मथुरा पहुंची। मेनका गांधी का मथुरा पहुंचने पर बीजेपी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने गोवर्धन रोड आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। जिसके बाद मीडिया से बातचीत में जब उनसे प्रियंका गांधी को मिली यूपी की कमान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं क्या बोलूं, कांग्रेस की हालत कांग्रेस वालों से ही पूछिए। वहीं कश्मीर पर बोलते हुए मेनका ने कहा कि कश्मीर हमेशा से उबल रहा है, उसको ठंडा करने में वक्त लगेगा। कि कश्मीर हमेशा उबाल पर रहा है जी, और उसको ठंडा करने के लिए, सबको ट्रस्ट देने के लिए कि आपका ही देश है, आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, एक वक्त लग रहा है। ये पहली दफ़ा एक मिली जुली सरकार बनी है ना, और अपने आप में एक अनोखी ऐतिहासिक चीज़ है। अब वो सबको पच नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बाहर से आकर के जानबूझ करके चाबी लगा करके ये चीज़ें करवा रहे हैं। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत जल्दी गुस्से भी हो जाते हैं। मौसम बदल रहा है, उनके खेतों में असर पड़ रहा है, तो 20 और फैक्टर है जिससे उबाल पर फिर आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। 1993 बैच की IRS अफसर सुनीता केजरीवाल इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर के पद पर तैनात थी। सुनीता केजरीवाल 15 जुलाई 2016 से अपने पद से मुक्त हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के करीबी सूत्रों ने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कई मुद्दों पर चल रही खींचातान के मद्देनजर सुनीता को केंद्र सरकार की ओर से उत्पीड़न का डर था, इसलिए उन्होंने VRS लेने का फैसला किया है। कांग्रेस ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम घोषणा करते हुए राज बब्बर को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और कांग्रेस के इस ऐलान के साथ ही पिछले कई महीनों के सस्पेंस से भी पर्दा उठ गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रमोद तिवारी से लेकर जितिन प्रसाद तक करीब आधा दर्जन नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अखिल भारतीय छवि होने के कारण आखिरकार राज बब्बर को ही चुना गया। और जम्मू कश्मीर में हिजबुल पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर PM मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी और PDP सरकार पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि बीजेपी और पीडीपी सरकार, जब से बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की सरकार आई है और तब से ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जब से महबूबा की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और न जाने कितने मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में अलायंस में है पीडीपी के साथ, उसके बावजूद स्थितियां कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ। कौशाम्बी के मजनपुर थाना इलाके से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ दरिंदगी की बात सामने आई है। वहीं लड़की के पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी लड़के नाबालिग को फिर से अगवा करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कौशाम्बी का ये परिवार इन दिनों डर और दहशत के साथ में जिंदगी बिता रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोस के एक दुकानदार ने उसका अपहरण 7 जुलाई को उस समय किया जब वो एक शादी में गई थी। मैं वहाँ बारात देख रही थी, वहाँ 2 लड़के, मतलब ये जो बगल में आया था फर्नीचर फोल्ड जो दुकान है, वो मतलब आशिफ अली नाम है उसका, एक का नाम मोइन अली है। वो 4 पहिया लेके बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बुलाया यहाँ आओ। मैं वहाँ गई, मुझसे पूछा कुछ बातें, मतलब ऐसे पूछा। उसके बाद मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मेरे पापा मम्मी मुझे बुला ढूंढने लगेंगे। मैं वहाँ से निकली, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया। आरोपी युवक आरिफ, नफीज और एक अन्य अज्ञात ने रात भर किसी अज्ञात स्थान पर रखा, जहां उस पर शादी का दबाव बनाया। पीड़िता के तैयार न होने पर उस आरोपी युवकों ने पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया। पीड़िता आरोपी युवकों के चंगुल से छूटने के बाद परिवार वालों की मदद से मंझनपुर पुलिस के पास पहुंची, जहां उसने आरोपी युवकों के खिलाफ शिकायत की। शिकायत के बाद भी 4 दिनों तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से आरोपियों ने एक बार फिर पीड़िता को 11 जुलाई को घर से जबरन अगवा करने की कोशिश की, जिस पर घर वालों ने पड़ोसियों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसको पुलिस ने कुछ देर बाद थाने से छोड़ दिया। इसके बाद लगातार आरोपी युवक पीड़िता और उसके घर वालों पर शादी का दबाव बना रहे हैं। जाके कहना तुम्हारे माँ बाप हमें फंसा देंगे, तुम नाबालिग हो, तुम घर चले जाओ। और अगर थोड़ा बहुत मारेंगे तो नहीं कबूलना, अगर ज़्यादा मारेंगे तो ये कहना कि मैं उसी की रहूँगी। और 2 दिन बाद दुकान अपनी उठा लेंगे यहाँ से, उसके बाद मैं तुम्हें रखूँगा। तो क्या उस मुस्लिम लड़के से शादी करना चाह रही हैं? नहीं, हम नहीं चाहे, वो मुस्लिम हम हिंदू, हम चाहे मार डालेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। मंझनपुर पुलिस से लेकर कौशाम्बी पुलिस के अफसरों से न्याय की गुहार लगाकर थक चुकी पीड़िता के परिवार वालों ने अब विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मदद मांगी। विहिप के नेताओं के सामने मामला आने के बाद कौशाम्बी की सियासत गरमाने लगी। विहिप नेता ने इस मामले पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रकरण है, इसलिए पुलिस दबाना चाहती है क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है और हमारे जनपद में लगभग इस तरह के कई कांड हो चुके हैं, जिसमें पुलिस की भूमिका जो है संदिग्ध ही हमेशा रही है और पुलिस इसको कहीं न कहीं से शासन सत्ता के दबाव में दबाने का प्रयास कर रही है। परंतु हम इस प्रकरण को गंभीरता से ले रहे हैं और इसको हम जो है उच्च स्तर पर आंदोलन करेंगे। पीड़िता को न्याय न मिलने के मामले में विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी की भनक कौशाम्बी पुलिस के अधिकारियों को हुई। इसके बाद मंझनपुर पुलिस हरकत में आ गई। मंझनपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 12 जुलाई को आरोपी युवकों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवकों के खिलाफ उचित धाराओं से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपहरण कुछ आपराधिक तत्वों में जिनसे संभव है कि जान पहचान है, इन लोगों ने किया था। इस संबंध में थाना मंझनपुर पे उचित धाराओं का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसकी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लव जिहाद के मामले पर विहिप नेताओं की चेतावनी के बाबत पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने इसे पूरी तरह से गलत बताया और इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज।
और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक हाई लेवल बैठक में राज्यसभा सांसद राज बब्बर को उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी चुना गया है और साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। देश के विषय में, और मैं किसी मीटिंग से बिल्कुल सीमित नहीं रख रहा हूँ, संबंधित नहीं रख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के विषय में हमारे पूरे सभी कांग्रेस मेंबर्स का ये मानना है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय हों उत्तर प्रदेश में और एक अभियान पूरे प्रदेश में, अखिल प्रदेश के स्टेट पे हो। उत्तराखंड में अमृत घोड़े शक्तिमान की प्रतिमा को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। शक्तिमान की प्रतिमा हटाए जाने पर बीजेपी ने रावत सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू ने रावत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड की सरकार ज्योतिषों पर चल रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को किसी ज्योतिषी ने घोड़े को अशुभ बता दिया था और जिसके तुरंत बाद ही आनन फानन में शक्तिमान की मूर्ति को हटा दिया गया। उत्तराखंड की सरकार ज्योतिषियों की सलाह पर चल रही है, किसी के मनमर्जी से चल रही है, किसी के विम के अनुसार चल रही है, मालूम नहीं, पर हर विषय पर राजनीति उत्तराखंड में जरूर हो रही है। उत्तराखंड में जो जन आंदोलन हमने किया उसके बाद शक्तिमान की कथा कर उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की। और गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना कस्बे में तथाकथित गौ सेवकों ने 4 दलित युवकों की गाड़ी से बांधकर जमकर पिटाई की गई और वहीं पीटने वालों ने खुद पिटाई का वीडियो बनाया और इसे वायरल भी कर दिया और अब प्रशासन हरकत में आया है और फिर कार्रवाई की बात कर रहा है। आपको बता दें कि युवक समढियाला गांव से एक मरी हुई गाय का चमड़ा लेकर लौट रहे थे। और पाकिस्तान के दर्जन भर शहर रातों रात आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के पोस्टरों से पट गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि राहिल शरीफ आप देश की कमान संभालो। आपको बता दें कि आर्मी चीफ राहिल शरीफ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन इन पोस्टरों के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे या कहीं फौज नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलटने की तैयारी में तो नहीं है। और भारत ने दक्षिणी चीन सागर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायधारणी के फैसले को लेकर सभी संबंधित पक्षों से कहा है कि वे बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का निपटारा करें और इस फैसले के प्रति पूरा सम्मान भी दिखाएं। आपको बता दें कि चीन अपने दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के दावे के विपरीत समान रूप से महत्वपूर्ण लगभग सभी जल क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है। और नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार गहरे संकट में फंस गई है। गठबंधन में शामिल प्रचंड की माओवादी पार्टी ने वर्तमान सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और प्रचंड का कहना है कि वो विपक्षी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से आगामी सरकार बनाएंगे। सीपीएन प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक बयान में कहा है कि उनकी पार्टी ने सीपीएन यूएमएल गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। और फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।